हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजी एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को आपने स्टार्ट कर लिया होगा। ये ना सोचिएगा कि अभी आपके पास 10 महीने हैं या 9 महीने हैं। आपको अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट करनी चाहिए, स्पेशली हाउस वाइफ जो बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक एक सब्जेक्ट को आप लेके चलो और एक एक सब्जेक्ट की आप तैयारी करते चलो। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूंगी, स्पेशली मैं अब ये कहना चाहूँगी कि सब्जेक्ट सबका बेटा अच्छा होता है, तो आप फर्स्ट पेपर की ही बात ज़्यादा करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर के 40% मार्क्स ना लाने की वजह से सभी बच्चे पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो वो कंपटीशन से आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो आप फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा जोर दीजिए। अभी अपने पास टाइम है, आराम से हमारे पास 8 या 9 महीने का प्रॉपर टाइम है, जिसमें हम अपने सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं। डेली बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी 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 और नथिंग। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट होगा वही इस पेपर को पास करेगा। केवल एक कंसिस्टेंसी है जो इस पेपर को पास करा सकती है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करी है अपनी मैथ की क्लासेस, उसके बाद में स्टैटिक्स की, देन उसके बाद देखते हैं कि मैं रीजनिंग की या किसी अदर सब्जेक्ट की, जो आप कहेंगे उसको मैं स्टार्ट करूँगी। अगर मैथ, स्टैटिक्स और रीजनिंग इन तीनों की बात की जाए तो कम से कम मैं मान के चलती हूँ 10 से 12 क्वेश्चंस आपको उसमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक मेजर सेक्शन आपको कवर करता है। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली आर्ट्स के बच्चों में मैंने नोटिस किया है कि वो मैथ से इतना घबरा जाते हैं कि उनको मैथ को स्किप करना पड़ता है। ठीक है, स्टैटिक्स को स्किप कर जाते हैं, रीजनिंग को स्किप कर जाते हैं। उसकी रीजन क्या होता है, उसकी वजह से वो पेपर से आउट हो जाता है। क्योंकि आपने नोटिस किया है कि आपने जो हिस्ट्री पढ़ी होगी, क्या उसी में से पेपर आया होगा? मैं तो नहीं मान सकती। हो सकता है कि, और मैथ की हो सकता है कि इतने इजी क्वेश्चंस आ जाएं कि जिस बच्चे ने मैथ की होगी वो कर सकता है। तो इसलिए बच्चे इस बार किसी भी सब्जेक्ट को स्किप ना कीजिए। क्लियर पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कि जब आपने मैथ की तैयारी करने का सोचा है तो सबसे पहले आप और सब्जेक्ट अपने माइंड से साइड कर दीजिए कि कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप ये मान के चलिए एक मैथ ले लीजिए और इसके साथ आप एक सब्जेक्ट और ले लेना। किस सब्जेक्ट की आप तैयारी करोगे वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसी सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो अगर आपने मैथ लिया है तो सबसे पहले उस मैथ के सिलेबस को समझिए। मैथ का पूरा डिटेल सिलेबस मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाला हुआ है, आप उसमें पहले देखिएगा। ठीक है, तीन ही चीज़ें उसमें। एक आपके पास अगर बात की जाए तो एक आपके पास संख्या पद्धति है, दूसरा आपके पास बहुपद है और थर्ड आपके पास क्षेत्र मिति है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बहुपद की पॉलिनोमियल्स, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो पॉलिनोमियल्स बहुपद है बेटा, हम उसके सिलेबस की पॉइंट की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट उसके लिए आपके लिए जरूरी है। तो फर्स्ट जो पॉइंट मैं बात करती हूँ, पहला पॉइंट है उसमें बहुपद। बहुपद होता क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। बहुपद के शून्यांक, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध और विभाजन एल्गोरिथम, दो चरों वाले रेखीय समीकरण। क्लियर। ये 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट के बेसिस पे ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बहुपद। तो बहुपद को समझने से पहले हमें समझना चाहिए चर। चर क्या होते हैं? चर होते हैं वेरिएबल, जिनका मान स्थिर ही नहीं होता, जो बार बार चेंज हो सकता है। आपने क्वेश्चंस किए होंगे, कहीं x का मान 4 आ जाता है, कहीं -2 आ जाता है, कहीं 1 आ जाता है, कहीं y का मान कुछ भी आ जाता है। तो चर जो वेरिएबल है, यानी कि जिनको a b c या x y z किसी भी रूप में हम लिखते हैं, जिनका मान स्थिर नहीं होता, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? चर, यानी कि वेरिएबल। अचर, अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो स्थायी रूप से हो, जैसे संख्याएं 0 1 2 3 4 -4 -5, कुछ भी जो अभी आप लिख रहे हो, वो सब जिनका मान एकदम क्या होता है? स्थिर होता है, तो वो होते हैं आपके पास अचर, यानी कि कांस्टेंट। चर और अचर के संयोजन को ही आप क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहा जाता है। यह संयोजन पदों या गुणनखंड के रूप में हो सकता है, टर्म्स के रूप में या फिर फैक्टर के रूप में। जैसे कि मैंने बोला x प्लस वाई, तो ये एक टर्म्स के रूप में है, और मैंने बोला कि एक्स वाई, तो ये एक फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में, जिसमें आपने उसको दोनों को गुणा किया है। तो यानी कि जब दो राशि एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्ह से संयोजित होती है, जैसे कि x प्लस वाई या x माइनस वाई, तो वो हम कहलाती है
टर्म्स कहलाते हैं। x प्लस वाई माइनस जेड, तो ये क्या कहलाएगी, ये आपके टर्म्स कहलाएंगे। कितने टर्म्स हुए इसमें, दो टर्म्स हुए हैं, क्योंकि एक बार प्लस लग रहा है और एक बार माइनस लग रहा है। और जब दो राशियों को एक दूसरे से या तो आप मल्टीप्लाई करते हो या आप डिवाइड करते हो तो वे क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बोला एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स अपॉन वाई यानी कि वो आपसे एक्स वाई से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको। चर अचर का मतलब समझ में आ गया बच्चे, आपको टर्म्स का मतलब समझ में आ गया, फैक्टर का मतलब समझ में आ गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं बहुपद की। बहुपद, चर और अचर पद को आप सम्मिलित रूप से, जहां चर पद की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो, इस बात का ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, चर और अचर पद सम्मिलित रूप से एक बीजीय व्यंजक बनाता है। ठीक है, जहां हमेशा ध्यान रखना चर पद की जो घात है वो सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 0 1 2 3 4 जो कुछ भी। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आपका बहुपद कहलाते हैं। यानी कि कोई भी गैर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक हो तभी वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक मैंने अगर आपसे बोला कि x प्लस वाई इक्वल टू, तो ये क्या है, ये एक बहुपद है, क्योंकि x की पावर भी क्या है आपके पास यहाँ पे बच्चे, 1 है, y की पावर भी क्या है, 1 है। अगर मैंने आपसे बोला रूट एक्स प्लस वाई प्लस 5, यहाँ जो चर पद है, चर पद कौन सा, x, यहाँ जो चर पद है x, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है बेटा x की पावर 1/2। तो ये एक क्या है, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है कि जो चर पद है उसका जो घात है, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण अंक में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण अंक में होनी चाहिए। क्लियर पॉइंट। अब चलते हैं आगे। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि चरों की घातों की जांच हम अंश के स्थान पर करते हैं। ठीक है, बहुपद को हम px, py, pe, pv आदि से व्यक्त करते हैं, जहां x, y, a, b बहुपद के क्या होते हैं, ये चर हैं, वेरिएबल ही तो हैं सारे के सारे। क्लियर। जैसे कि 2x² प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये क्या है, ये एक बहुपदी तो है। 4x² प्लस में 3x या फिर 2, ये सब क्या है, एक बहुपद है। देखो यहाँ पर जो x की पावर है वो पूरी पॉजिटिव है, पूर्ण संख्या है, 2 है। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। वेरिएबल की पावर कैसे है, यहाँ पे पूर्ण अंक है। 4x² प्लस में 3x, यहाँ भी वेरिएबल की पावर क्या है, पूरा अंक है, वेरिएबल की पावर क्या है, 1। और यहाँ जो है 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है, जो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी कि 2 कैसे बहुपद है। अब आपने जैसे कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस में 3, इसमें 3x³ और 2x² और 5x माइनस 3 बहुपद के क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। क्योंकि बेटा पद जो होते हैं वो प्लस माइनस से अलग होते हैं, कि कितने पद वाला ये है, बहुपद है। ठीक है, तो जैसे कि 3x² प्लस में 2x² प्लस में 5x माइनस 3, तो ये 4 पद हो गए आपके पास, 1 2 3 4। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, 4 पदों वाला कहला दिया। और इसमें ये एक पद है, ये भी दूसरा पद है, ये तीसरा है टर्म्स, और ये फोर्थ टर्म्स है। क्लियर। यहाँ पर अगर मैं गुणांक की बात करूँ, कोएफिशिएंट की बात करूँ, तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो 3 होगा, x³ का कोएफिशिएंट होगा वो 3 होगा, x² का कोएफिशिएंट 2 होगा, x का कोएफिशिएंट 5 होगा गुणांक। क्लियर। और 3 का जो कोएफिशिएंट वो -3 होगा। क्लियर। 3 का
जो आपके पास वेरिएबल टर्म्स है वो क्या होता है, x0 होता है, क्योंकि x0 का जो मान होता है वो बच्चे 1 होता है। जहाँ संख्या 2 भी हो, संख्या 2 भी एक अचर बहुपद है। इसको अच्छे से याद कर लेना। ये एक क्वेश्चन भी आता है कि संख्या 2, कोई भी संख्या 2, 5, 6, 4, ये क्या है, ये एक अचर बहुपद होती है, जहाँ पर इसका जो चर पद होता है वो क्या होता है, x की पावर 0 होती है। और x की पावर जो 0 होती है उसका मान क्या होता है, 2, 1 होता है। और आप किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आती है। तो दोबारा सुन लीजिए, कोई भी एक अचर संख्या, कोई भी संख्या 4, 5, 6, 2, 8, 10, 0, कुछ भी, वो एक अचर बहुपद है। ठीक है, जहाँ पर उसका जो चर पद होता है, वो चर पद क्या है उसकी, x की पावर 0 होगी। x की पावर क्या होगी, 0 होगी, यानी कि x की पावर 0 बराबर 1। x की पावर 0 होगी और x की पावर 0 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। क्लियर पॉइंट। अब है आपके पास बहुपद की जांच। 13x² माइनस में √7y एक बहुपद है, क्योंकि जो ये वर्गमूल लग रहा है ना, तो ये वर्गमूल बेटा y पे नहीं लग रहा है, ये √7 पे लग रहा है। ठीक है, 7 पर लग रहा है, ना कि किसी चर पद पर। अगर किसी चर पद पर वर्गमूल लग जाता है तो उसकी पावर आपकी कितनी हो गई, 1/2 हो गई। कितनी पावर हो गई, 1/2। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं, समझते हैं बहुपदों के प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, बहुपदों के अगर हम बंटवारा करें तो हम 3 तरीके से हम उनको बांट सकते हैं। फर्स्ट, पदों के आधार पर। सेकंड, घात के आधार पर। थर्ड, चरों की संख्याओं के आधार पर। ठीक है, तो पदों के आधार पर सिंपल सिंपल सी चीज़ें ये। पहला है आपके पास, उसको बोलते हैं हम एक पदी बहुपद, यानी कि मोनोमियल। ऐसे बहुपद जिसमें एक ही पद हो, एक ही पद, जैसे कि एक ही टर्म्स होता है, क्योंकि टर्म्स मैंने आपको क्या बोला था, प्लस या माइनस से वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, 3x, x जो है 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई भी संख्या, चर अचर, आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो वो एक ही टर्म मानी जाएगी। लेकिन अगर प्लस और माइनस करते हो तो वो 2 टर्म मानी जाएगी, अलग अलग वो हो गई है। तो 3x 5x का स्क्वायर, या फिर 3, या माइनस के 2x³ या y का 4, या 5x² y², तो ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक ही टर्म है, प्लस माइनस का साइन नहीं है कहीं पे भी। एंड 7x, तो ये सब क्या है आपके पास, एक पदी बहुपद हैं, यानी कि मोनोमियल्स है। सेकंड आपके पास आता है बच्चे द्विपदी बहुपद, यानी कि बायनोमियल। ऐसे बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, जैसे कि 7x² प्लस में 5y, 2x² माइनस में 2, यानी कि यहाँ प्लस से 2 टर्म्स हो रहे हैं, माइनस से 2 टर्म्स हो रहे हैं। 3y4 प्लस में 2y, 2 टर्म्स हो रहे हैं। x की पावर 30 प्लस x की पावर 12, ये भी 2 टर्म्स हैं। तो इस तरीके से द्विपदी बहुपद कि जहाँ पर आपके पास 2 पद होते हैं और जो कि प्लस या माइनस से आप उसको अलग करते हो, तो वो कौन से कहलाते हैं बेटा, द्विपद। इसके बाद हमारे पास आता है त्रिपदी बहुपद, जिसको आप बोलते हो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों, जिसमें केवल कितने पद हों, 3। जैसे 4x² प्लस में 7xy प्लस में 3y²। तो यहाँ प्लस और प्लस से 3 टर्म्स बन रही है, पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। u² प्लस में u माइनस में 5, 1, 2, 3, u² एक टर्म में, u सेकेंड टर्म में, माइनस का 5, 5 थर्ड टर्म में, x की पावर 4 प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में x। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, 1, 2, 3। इसी तरह 3x³ प्लस में x माइनस के √2। तो यहाँ पर एक तो बात ध्यान रखना कि जो रूट आ रहा है वो संख्या में आ रहा है, अचर पद में आ रहा है, ना कि वो चर में आ रहा है। अगर चर पद में रूट आएगा तो वो तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि अभी हमने आपको क्या समझाया था कि बहुपद में जो आपके पास अचर पद की जो पावर होनी चाहिए, घात होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास कौन से हो गए, त्रिपदी।
इसी तरह एक और आ जाता है शून्य बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें बहुपद के पदों के गुणांक या अचर पद क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो शून्य भी एक बहुपद होता है, ध्यान रखना, शून्य भी एक बहुपद होता है। जैसे कि मान लो मैंने बोला 0x³ प्लस में 0x² प्लस 0। भाई अगर 0 को इनसे मल्टीप्लाई करोगे x³ से तो आंसर 0 ही आएगा। 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। प्लस में 0 तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ऐसे बहुपद जिसमें बहुपद के पदों की संख्या, पदों के गुणांक या अचर पद शून्य हो तो वो क्या कहलाते हैं आपके पास, शून्य बहुपद। क्लियर बच्चे? याद रखना, शून्य बहुपद का मान हमेशा क्या होता है, शून्य ही होता है। शून्य बहुपद का मान क्या होता है, शून्य ही होता है। और भी मैं इसको नोट मैंने लिखवाए हुए हैं पीछे, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। उसके बाद आता है बहुपद घात के आधार पर। चर पद के अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखो समझना बात को, 3x⁸ माइनस 5x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस में 2। यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 8 दिख रही है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हुई, 8 हुई। 3y⁶ प्लस में 3y⁴ प्लस में y माइनस में 5। यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हुआ, 6, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी दिख रही है आपको, 6 दिख रही है। तो चर पद की जो अधिकतम घात होगी वही आपकी पद की घात कहलाती है, उतने पदों वाला घात वाला पद कहलाता है, सॉरी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इसको कहते हैं। ठीक है, नोट, एक जो शून्येतर यानी कि नॉन जीरो, जैसे कि 1 2 3 4 -4 -5, इस तरीके से अचर पद की बहुपद की घात शून्य होती है। 5 की घात क्या है, शून्य है। 5 की घात क्या है, शून्य। क्यों शून्य है, देखो आपने बच्चे लिखा 5 को आप एक चर पद क्या, x की पावर शून्य से मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर शून्य से, क्योंकि x की पावर शून्य का मतलब क्या होता है, 1 होता है। x की पावर शून्य बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आया, 5 आया। तो यहाँ पर चर पद की जो घात लगाई आपने, कितनी लगाई, शून्य लगाई। इसलिए किसी भी अचर पद की जो घात होती है वो क्या होती है बच्चे, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। क्लियर पॉइंट? शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती, अपरिभाषित होती है। दूसरा पॉइंट, जो शून्य बहुपद है उसकी घात परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। अब समझो क्या है दोनों में, दोबारा से मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। डिफरेंस क्या है वो देखिएगा। देखो मान लीजिए ये एक 5 है, ये क्या है, एक अचर बहुपद है। शून्य क्या है, एक शून्य बहुपद है। ठीक है, 5, उसके साथ मैंने एक वेरिएबल लगाया x और उसकी पावर लगाऊंगी 0, क्योंकि 5 की पावर x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आया, 5। बट शून्य के साथ आप अगर x की पावर 0 लगा लो, चाहे x की पावर 1 लगा लो, चाहे x की पावर 2 लगा लो, कुछ भी आप लगा लो बच्चे, जब आप उसको शून्य से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। इसलिए शून्य की जो घात होती है वो क्या कहलाती है, अपरिभाषित कहलाती है। क्लियर? अब बात करते हैं इस घात के आधार पर आपके पास कितने पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहला आपके पास आता है रेखिक बहुपद, यानी कि आप उसको बोलते हो लीनियर पॉलिनोमियल। जिस बहुपद की घात इकाई हो रेखिक बहुपद होते हैं। जिस बहुपद की घात कैसी हो, इकाई, यानी कि सिंगल होती है। जैसे कि 5x+2, यहाँ पावर कितनी डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला। 3x-2 पावर कितनी है, 1 है। -x+1 पावर कितनी है, 1 है। तो ये कौन से कहलाते हैं, इकाई बहुपद, यानी कि रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस बहुपद की घात 2 हो वो कहलाते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, 7x² प्लस में 3 पावर कितनी है, 2। 8x² प्लस में x प्लस 3/2
एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/4x, ये सब क्या है, द्विघात बहुपद कहलाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाती है। क्लियर बच्चे बात। अब चलते हैं आगे। त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिस बहुपद में 3 घात हों, त्रिघाती, जैसे कि 5x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 6, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चे, 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। एक्स क्यूब माइनस 8, एक्स क्यूब माइनस में 4x प्लस में 6y प्लस में 9, तो ये इसी तरीके से 4 घात वाले, 5 घात वाले, सो ऑन आप कितना ही कर सकते हो, ये तो आप समझ चुके हो। ठीक है, इसके बाद आता है चरों की संख्या के आधार पर, यानी कि वेरिएबल के आधार पर। एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला जितने भी आपके पास वन वेरिएबल, यानी कि अगर किसी में x लिखा हुआ है, किसी में ये लिखा हुआ है, किसी में ओनली y लिखा हुआ है, तो वो एक चर हुआ। 9x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस के 7a प्लस में 3 या y प्लस में 5। अब इसमें क्या दिख रहा है बच्चे, वन वेरिएबल, इसमें x ही वेरिएबल है, इसमें a ही वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है। दो चर वाले बहुपद, 4xy प्लस में 3a प्लस में 6b प्लस में a, तो देखो इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, इसमें a और b वेरिएबल हैं। इसमें 4x प्लस 4y प्लस 9, इसमें x और y दो वेरिएबल हैं, तो इसको क्या बोलोगे, दो चर वाले बहुपद। तीन चर वाले बहुपद यानी 3 वेरिएबल, 4xyz 3a प्लस में 6b 9c प्लस 6, यहाँ पर xyz 3 वेरिएबल, इसमें a प्लस b प्लस c, यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, तीन चर वाले बहुपद। फिर आता है आपका बहुचरीय बहुपद, जिसमें बहुत सारे चर हों। क्लियर बात है, a b c d e f, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, बहुचरीय बहुपद। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुपद के शून्यांक, जहां से काफी सारी थ्योरी के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, जीरोक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो बहुपद का हल आता है उसी को आप क्या बोलते हो, जीरोक्स बोलते हो। शून्यांक बोलते हो चर पद का वह मान जिसे रखते ही पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यांक कहते हैं। चर पद का वो मान जिसे रखते ही पूरा का पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यांक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक आपको बहुपद बोला x माइनस 1, अब मैं इसमें x की क्या चीज़ लिखूं कि आंसर मेरा 0 आ जाए, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि जो x का शून्यांक होगा वो क्या आया आपके पास, 1 आया। x का शून्यांक क्या आया बच्चे, 1 आया। क्लियर पॉइंट। तो जिससे भी आपको वो आंसर लिखना है जिससे आपके बहुपद का आंसर 0 आ जाए, तो वही बहुपद का क्या कहलाता है, जीरोक्स कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। क्लियर। नोट, बहुपदों की शून्यांकों की संख्या किसके ऊपर निर्भर करती है, बहुपद के घात पर निर्भर करते हैं। जैसे कि लीनियर अगर आपके पास पॉलिनोमियल्स है, रेखिक समीकरण है, तो उसमें जो बहुपद के शून्यांक होंगे वो एक ही होगा। द्विघाती में मैक्सिमम, यहाँ हम अधिकतम की बात करें, अधिकतम जो आपके पास बहुपद होंगे वो दो ही होंगे। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, यानी कि त्रिघाती में जो बहुपद के अधिकतम जो शून्यांक होंगे, हल होंगे, जीरोक्स होंगे, वो अधिकतम 3 ही आ सकते हैं। क्लियर। शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात से अधिक नहीं हो सकती, यही मैंने बोला। रेखिक समीकरण में 1 से अधिक नहीं होगी, और क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती में 2 से अधिक नहीं होगी, त्रिघाती यानी क्यूबिक में 3 से अधिक नहीं होगी, इस तरीके से सो ऑन। रेखिक घात में एक ही शून्यांक, द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक। क्लियर बच्चे। अब यहाँ कुछ आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है, समझो। कोई भी संख्या अचर बहुपद होती है जिसकी घात क्या होती है, शून्य। अभी बताया ना, 5, 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 है, तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 5। शून्य को क्या बोलते हो, शून्य बहुपद कहते हैं। बहुपद की जितनी घात उतने शून्यक होते हैं, अधिकतम शून्यक होते हैं। शून्य काल्पनिक भी हो सकते हैं।
एक शून्येतर यानी कि नॉन जीरो यानी कि अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। इसको ध्यान से समझ लो। एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। आप कहोगे मैम कैसे भाई, ऐसे कैसे हो गया कि आपने ये लाइन बोली है? तो देखो बच्चे, मान लीजिए आपने 5 लिखा, ठीक है, आपने 5 लिखा, तो मुझे जरा आप ये एक्सप्लेन कर दो 5 के साथ मैं ऐसा क्या आपको क्या लिखूं कि इसका आंसर जीरो आ जाए? आ ही नहीं सकता। 5 तो 5 ही रहेगा। 5 में आप ऐसा क्या लिखोगे कि इसका आंसर जीरो आ सकता है? कुछ नहीं आ सकता। इसलिए किसी भी अचर पद का जो वैल्यू है, अचर पद की आपके पास बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता। इस प्रकार शून्यक को इस प्रकार आप परिभाषित कर सकते हैं कि एक वास्तविक संख्या किसी भी बहुपद का शून्यक होता है। ध्यान से सुन लो, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी कि कई ये जो मैंने अभी तक आपको करा रही हूँ ना, ये एमसीक्यू में थ्योरी वाले क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, ठीक है। एक वास्तविक संख्या ए, उसके जो बहुपद का शून्यक क्या होता है? एक शून्यक होता है यदि पी ए बराबर क्या होता है? जीरो। एक वास्तविक संख्या ए बहुपद का एक शून्यक होता है, ठीक है, पी ए बराबर जीरो हो, यानी कि किसी भी बहुपद का शून्यक एक वास्तविक संख्या होती है। इसको इस तरीके से आप समझिएगा। शून्यक बहुपद समीकरण को क्या कहलाता है? मूल भी कहलाता है। मूल मतलब रूट्स भी आपके पास आ सकते हैं। बहुपद के पॉलिनोमियल्स के रूट्स क्या होते हैं, जीरोक्स क्या होते हैं, इसको हम हिंदी में मूल बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो पॉइंट्स थे, ये आपके पास किसके पॉइंट्स थे? ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे, जो आज मैंने डिटेल आपको इसमें चर्चा करी है, वो सारी मैंने चर्चा करी है बहुपद की थ्योरी की, जिसमें हमने बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करी है। अभी जो हम इसके बाद आगे बात करेंगे, कुछ सबसे पहले मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करूंगी, फिर हम आगे का इसी में टॉपिक लेके चलेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल माइनर से माइनर बात को मैं आपको बता के चलूँगी, पूरा मैथ का। उसके बाद अगला आपकी जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करवाना चाहते हो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से वीडियो बनानी शुरू करूँगी। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपके एक सब्सक्राइब करने से, आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि मेरा मोटिवेशन आप लोग हो। आपके करने से ही मुझे एक ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरी अगली वीडियो को ना देखना भूल लेना, क्योंकि अगली वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।